चलिए, तो इसी के अपोजिट एक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपके पास, जब आप सिस्टम्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें। आपने जो m कंपोनेंट्स लिए हैं इसके अंदर, जिससे मिलके सिस्टम बना है, वो m कंपोनेंट्स आपके पैरेलल में कनेक्ट हो। से दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज सेकंड कंपोनेंट एंड दिस इज mth कंपोनेंट। तो हमने किस तरीके से कनेक्ट किया, कोई भी ऑपरेशन है मेरा यहाँ से इन हो रहा है, तो वो वाला ऑपरेशन मेरा उसकी मर्जी है, वो 1 से होके जाए, चाहे 2 से होके जाए, चाहे जितने भी हमारे आगे वाले सिस्टम है उनसे होके जाए, किसी भी एक से हमारा ऑपरेशन फुलफिल हो सकता है। इन किया हमने, पैरेलल में सारे कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट सेम फंक्शन कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे अगर हमें वर्क को एग्जीक्यूट करना है, तो अगर हमारा एक सिस्टम भी सक्सेसफुल ऑपरेट हो जाए, इनमें से एक कंपोनेंट भी, वो काम हो जाएगा। इट मीन्स सक्सेसफुल फंक्शनिंग कब होगी, जब एनी वन ऑफ द कंपोनेंट वर्क कर रहा होगा, तब भी हमारी सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाएगी इसके अंदर। कंपोनेंट पैरेलल में है। हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इसमें फेलियर सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब सारी यूनिट फेल हो जाए। जब सारी यूनिट फेल होगी तभी काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर एक भी वर्क कर रही है तो काम हो जाएगा। इट मीन्स व्हेन ऑल द यूनिट फेल देन द सिस्टम फेल्स, ये हम कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एयरप्लेन के अंदर आपके पास 4 इंजन होते हैं। In case of failure of one engine, we can switch on second engine. 4 पैरेलल में इंजन लगे हुए होते हैं, लेकिन चारों का काम सेम ही होता है। ठीक है, तो एक से काम हो जाता है वो भी ठीक है, 2 ठीक है तो भी चल जाएगा, लेकिन जब तक चारों फेल नहीं होंगे तब तक सिस्टम बंद नहीं होगा बोला। तो सीरीज से बिल्कुल अपोजिट है। सीरीज में था कि सारे वर्केबल हों, पैरेलल में है कोई एक भी वर्केबल होता है एटलीस्ट 1, तो सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। कोई बताएगा पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल, किसी के माइंड में आ रहा हो कुछ? घरों में जो कनेक्शन किया जाता है लाइट का, वो पैरेलल में होता है। पैरेलल में होता है। आपने जो ये लैपटॉप है जिस पे आप अभी देख रहे होंगे, कुछ लोग लैपटॉप पे देख रहे होंगे, कुछ फोन पे देख रहे होंगे। फोन का एग्जांपल ले लो। फोन में अगर चार्जिंग खत्म होती है तो आपके पास 2 अल्टरनेटिव हो सकते हैं। एक तो आप चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, एक हो सकता है आपने पावर बैंक चार्ज करके रखो और आप पावर बैंक का यूज कर ले। तो यहाँ पे पावर बैंक और चार्जर बोथ आर इन पैरेलल। आप दोनों में से किसी भी एक को यूज करके अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। जब तक दोनों फेल नहीं होंगे तब तक आपकी चार्जिंग होगी। जैसे ही दोनों फेल हो जाएंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, मतलब लाइट नहीं है तो चार्जर वर्क नहीं करेगा। पावर बैंक में हो सकता है आपने चार्ज ना करके रखो ऑलरेडी, तो फेल हो जाएगा। तो इस केस में भी सिस्टम वर्क नहीं करेगा। एज सिंपलेस्ट एज एग्जाम्पल हमने लिया है, जो फोन आप सबके पास है उसका। ठीक है, चलिए इस केस में रिलायबिलिटी निकालते हैं। रिलायबिलिटी कितनी आएगी इस केस के अंदर? मान लिया हमने वही सेम कि टी आई हमारा रेंडम वेरिएबल है, जो इनके फेलियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ith वाले कंपोनेंट के। मतलब टी आई इज द लाइफ टाइम ऑफ ith कंपोनेंट। और आर आई टी हमने पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी मान ली है, रिलायबिलिटी ऑफ ith कंपोनेंट। ठीक है, अब आपको सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालनी है, आर टी मतलब प्रोबेबिलिटी कैपिटल टी ग्रेटर देन टी, ये निकालनी है। अब मुझे ये बताइए, चलिए अब नोट्स तो मुझे पता है किसी के पास अभी तक ये वाले पहुंचे नहीं है, आज मैं सेंड कर दूंगी ये वाले नोट्स आगे वाले। अब मुझे ये बताइए, देखते हैं किसकी थिंकिंग वहां तक पहुंचती है। किससे रिप्लेस करूं यहाँ पे, मैं किस तरीके से टी को टी आई से कनेक्ट करूं, क्या लिखूं यहाँ पे? क्या बोला हमने सिस्टम में, जब तक सारे फेल नहीं होंगे तब तक फेल नहीं होगा सिस्टम, तब तक रिलायबल रहेगा सिस्टम। कोई गैस तो करो, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने लिखने और में लिख लिखने सकते मैम, हैं। यूनियन में, एक एक करके बोलो। यूनियन में मैम, कपिल क्या बोल रहे हो? यूनियन में लिख सकते हैं मैम, सम के अंदर। यस, यूनियन, यूनियन। यस सर, इशिका तुमने भी यही बोला है? मैंने और में बोला था, एक ही बात हो गई। और में, और यूनियन में ही चला जाएगा। अच्छा, अगर आप इनकी यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब क्या है? आपने बोला T1 भी ग्रेटर देन T हो,
T2 भी ग्रेटर देन T हो, मतलब इस मैक्सिमम आ जाएगा मैम उस केस में। मैक्सिमम, यस बिल्कुल यही चाहते थे हम, मैक्सिमम ऑफ T1 T2 Tn, यूनियन कन्वर्ट इनटू मैक्सिमम। जब आप इनके लाइफ टाइम को देखेंगे, है ये यूनियन ही, मतलब वही है, यूनियन कर रहे हैं हम। T1 जो उनकी लाइफ टाइम्स है उनको हम देखना चाह रहे हैं, जो इवेंट है सारे के सारे नहीं चाहिए हमें, एक भी अगर वर्क करे, एक भी वर्क मतलब एटलीस्ट वन, और एटलीस्ट वन में क्या बात जाती है, यूनियन की, और यूनियन कन्वर्ट इनटू मैक्सिमम जब हम रैंडम वेरिएबल पे जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ T1 T2 Tn ग्रेटर देन T। अभी जैसे आपने यूनियन बोला, हम इस तरीके से भी तो निकाल सकते हैं, अगर हमें एटलीस्ट वन का निकालना हो, हम ये लिख दें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, कोई भी कंपोनेंट वर्क Yes, ना ma'am. करे, उसको 1 में से माइनस, यही तो रहा ऊपर, कि अगर एक भी फेल, मतलब सारे फेल तभी सिस्टम फेल है, मतलब 1 माइनस हम ये करते प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इसमें से वर्क ना करे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी वर्क ना करे, मतलब सारे के सारे T टाइम से पहले ही फेल हो जाए, सबका लाइफ टाइम जो है वो T टाइम से पहले ही खत्म हो जाए, उसको हमने 1 में से माइनस किया। इज इट क्लियर? इस रिलेशन से इस पे आने में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम एक बार रिपीट करना, कनेक्शन देखो चला गया। कनेक्शन क्या है, इशिका अभी तुमने एक बात बोली थी कि यूनियन ले लो। अब यूनियन वाली टर्म को सॉल्व करने में अगर हम ध्यान से देखें, एटलीस्ट वन को सॉल्व करने में पहले हमें एक एक कंपोनेंट का निकालना पड़ेगा, फिर दो भी वर्क करके तो भी काम चल जाएगा, तीन तीन वाले पेयर भी निकालने पड़ेंगे, ऑल एन वाले पेयर भी निकालने पड़ेंगे। क्या हम उसको ऐसे लिख सकते 1 में से माइनस कर दे, कोई भी वर्क ना करे? यस मैम। बस वही लिखा हमने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सबकी लाइफ टाइम T से पहले ही खत्म हो रही है, T1 भी लेस देन इक्वल टू T है, एंड T2 भी लेस देन इक्वल टू T है, एंड Tm भी लेस देन इक्वल टू T है। सारे के सारे T टाइम से पहले ही फेल हो गए हैं, इनकी जो लाइफ टाइम है वो T से पहले ही खत्म हो गई है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। तो उसको 1 में से माइनस के आपका किसका आंसर आ जाएगा? मैक्सिमम ऑफ T1 T2 Tm ग्रेटर देन T। हुआ क्लियर? यस मैम हो गया। चलिए, अब हम कैसी यूनिट ले रहे हैं, आपस में खुद से इंडिपेंडेंट है सारी की सारी। अगर हम ध्यान से देखें, T1 का T2 से कुछ लेना देना नहीं है, T3 का लाइफ टाइम का Tm से कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे वही कंडीशन लगा रहे हैं, अगर यूनिट्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं, फंक्शन इंडिपेंडेंटली, तो क्या हो जाएगा, जो ये एंड वाली बात है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। हम इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ T लेस देन इक्वल टू T into probability of T2 less than equal to T and last probability of Tm less than equal to T। ये आ गया हमारे पास। इसको क्या लिख सकते हैं आप, अब आपको रिलायबिलिटी की टर्म में लेके आना है। इसका क्या रिलेशन होता है रिलायबिलिटी के साथ? इस टाइम में तो रहेगा ना, रिलायबिलिटी हमारे पास 1 माइनस करके लिख सकते हैं। रिलायबिलिटी हमारे पास ये रहा करती थी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ T ग्रेटर देन T, ये हमने रिलायबिलिटी बोला था। यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है, जस्ट अपोजिट, मतलब अगर मैं 1 माइनस RT कर दूं तो यही आएगा, ये 1 माइनस RT है। ऐसे ये क्या है, 1 माइनस ये R1T, ये R2T, और लास्ट वाला 1 माइनस RMT, ये सारा आपके पास आ चुका है। फर्दर आप इनको प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस RIT I1 to M। तो सीरीज वाले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आया है। पैरेलल के अंदर क्या होता है, आपका जो सभी सिस्टम्स की रिलायबिलिटी है उनका पहले कॉम्प्लीमेंट लो, 1 में से उनको माइनस करो, उनकी प्रोडक्ट करो, फिर जो आंसर आएगा उसको भी 1 में से माइनस करो। मतलब ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट आप ले चुके हैं, उनकी प्रोडक्ट की है, फिर एक और बार कॉम्प्लीमेंट लिया आपने, कुछ इस तरीके का बना है आपका। 1 माइनस RIT, सभी रिलायबिलिटीज को 1 में से माइनस करोगे, जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी प्रोडक्ट करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन 1 में से क्या करोगे, माइनस करोगे। दैट इज ये कुछ वैसा ही नहीं आ गया ना, एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो वैसा कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में आया है। इस प्रोडक्ट को अगर आप खोलोगे तो वही हम वहाँ पे भी तो ऐसे ही करते हैं ना, ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो ये वही बन रहा है,
कुछ अलग नहीं है, सेम ही है बिल्कुल। देखो इस प्रोडक्ट को अगर आप क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसकी क्या आएगी प्रोडक्ट, बता सकते हो? पहले तो इन टर्म की कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाली सभी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 आएगी। फिर सिंगल सिंगल टर्म देख लेते हैं कौन कौन सी आएगी प्रोडक्ट में। जब मैं R1T को इस 1 से करूंगी, एक तो ये वाली टर्म आएगी। जब R माइनस result समेशन last में आ रहा वही ही आ आ गया। जाएगा। वही है हाँ, यार summation आ लास्ट रहा में। ये आ गया। फिर आगे प्लस करके 2 2 वाले भी आएंगे, जब इसकी इससे करोगे। इसी तरीके से आपस में 2 2 वाले पेयर बनाओगे। प्लस R1 का R3 के साथ भी होगा अगले वाले कंपोनेंट में, ऐसे अगले वाले में R4 के साथ भी, मतलब 2 2 वाले भी सारे पेयर आ गए एडिशन में। फिर 3 3 वाले पेयर भी आएंगे, जब इसकी इसकी और इसकी 3 कंपोनेंट की आप प्रोडक्ट करोगे तो उसमें 3 3 वाले पेयर भी आएंगे विद नेगेटिव साइन, R1 R2 R3। देखो अब आपके कहने पे मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाने की कोशिश की है। 3 3 वाले भी सारे पेयर। इसी तरीके से 4 4 वाले आएंगे जब आप 4 कंपोनेंट के एक साथ प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से लास्ट तक जाते जाते आपके -1 की पावर n, और लास्ट में आपका सबसे एंड वाला सारे n की प्रोडक्ट भी आएगा। तो जब आप इस प्रोडक्ट को खोलोगे ऐसा कुछ आता है आपके पास। कभी भी आप 1 माइनस a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी को खोलते हो तो उसमें ध्यान देना कुछ इसी तरीके का बनता है। पहली 1 टर्म, देन नेगेटिव साइन के साथ a प्लस बी प्लस सी, देन प्लस के साथ ए बी बी सी ए सी, फिर नेगेटिव साइन के साथ ए बी। अल्टरनेटिव साइन आएंगे मैम। अल्टरनेटिव साइन के साथ आपको nth तक जाना होता है और चलते जाना होता है, हर एक के पेयर बनते हैं प्रोडक्ट में। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हुआ, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये वाले साइन प्लस में आ गए, ये वाला माइनस, ये प्लस। कुछ ऐसा ही आपके पास तब केस रहता था। एटलीस्ट 1 का मतलब या तो 1 1 ऑपरेट हो जाए, या 2 2 की प्रोडक्ट हो जाए, या 3 3 हो जाए, या सारे हो जाए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटिवली तो है, उससे रिलेटिवली है, ठीक है। लेकिन हमने इसको सिर्फ रिलायबिलिटी की सेंस में देखना था, हमें ये नहीं देखना। बिल्कुल सही बात है जो आपने बोली है कि एटलीस्ट 1 वाला ही केस आ गया, एक भी वर्क करेगा, वही बना कपिल, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हम जो हमने ये लिखा था इसको ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल करते हैं, पैरेलल का ही एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको इसके अंदर ये बोल दिया कि हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं जो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, 2 कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, जिनकी रिलायबिलिटी दोनों की ही 0.8 है। देन सिस्टम रिलायबिलिटी निकाल के बताओ। चलो सबके पास नोटबुक होगी, फटाफट मुझे निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा आपका। क्या क्या लिखी हुई रिलायबिलिटी आपने? 0.8, दोनों कंपोनेंट की रिलायबिलिटी 0.8 है और दोनों कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्ट है, तो इस सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालो। 0.96 में 0.96। देखो क्या कहा था हमने, जितनी भी रिलायबिलिटी दे रही है उसको 1 में से माइनस और प्रोडक्ट। इसको अगर 1 में से माइनस करूंगे 0.2, अगेन दूसरे कंपोनेंट की भी यही रिलायबिलिटी है, दोनों की सेम रिलायबिलिटी है, तो अगेन 1 में से माइनस होके ये आ गया। इनकी प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये हो गया 0.04, आंसर आ गया 0.96, 0.96। चलिए मैंने इसके अंदर एक कंपोनेंट और बढ़ा दिया, आपको कह दिया कि एक यूनिट और बढ़ गई है पैरेलल में ही, सेम रिलायबिलिटी की 0.8 रिलायबिलिटी की ही। अब बताइए अब क्या आंसर आएगा। अब की बार मैंने 3 कंपोनेंट लिए, तीनों की रिलायबिलिटी 0.992 या सेम तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 0.008 आ जाएगा, 1 में से माइनस करोगे तो 0.992। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा जैसे जैसे हम पैरेलल में कंपोनेंट बढ़ा रहे हैं रिलायबिलिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज यस मैम। सीरीज में कम हुई थी, यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और पिछले कंपोनेंट से भी बेटर आ रही है, जो उनके खुद के कंपोनेंट से उससे भी अच्छी आ रही है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से फायदा तो हुआ है, रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑल्सो, अगर सेम हम उसके करते हैं तो। चलिए स्पेशल केस करते हैं, जब इसी के अंदर हमने फेलियर रेट अगर एक्सपोनेंशियल को फॉलो करे तो क्या बन जाएगा। देखो हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है देखा जाए तो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है,
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट वाले भी बहुत हैं। चलो यहाँ तो हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस में अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूस में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? ऐसा कुछ स्पेशल है क्या इसके अंदर? मैम सिलेबस में यही है शायद। सिलेबस में तो कुछ भी मेंशन नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ टॉपिक का नाम मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ। इवन सबसे बड़ी बात तो है कि बुक्स में भी अगर आप देखोगे, जो तीनों बुक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, उसमें भी एक्सपोनेंशियल ही कर रखा है इन्होंने बार बार। और इवन फॉर एग्जांपल है ही नहीं मैम। नहीं, जो होंगे वो मैं आपको कराऊंगी, कुछ मिक्सचर वाले हैं। जब हम एक ठीक है। बार सारा पढ़ लेंगे तो मिक्स वाले आएंगे, एग्जाम्पल मिक्स वाले करेंगे हम, ठीक है। कल एक क्लास और होगी और एक परसों और होगी, परसों एग्जाम्पल्स करेंगे हम, ठीक है। परसों सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। ओके मैम। क्यों करा ये? रीजन जो क्वेश्चन था उससे तुमने डाइवर्ट कर दिया मुझे। हाँ, क्वेश्चन ये था एक्सपोनेंशियल क्यों फॉलो कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसमें जो फेलियर जो भी होगा, अगर आपने फेलियर जो है इसको फॉलो कर रहा है, तो एक पॉइंट पे फेलियर आने के बाद, मान लो ये 5 साल में फेल हो गया, फिर ये दोबारा से अपने सब उसको भूल के एज अ न्यू सिस्टम फिर से लग जाएगा। जब तक कंप्लीट फेलियर नहीं आएगा तब तक हम सिस्टम को फेल नहीं मानते हैं। तो जब धीरे धीरे थोड़े थोड़े फेलियर आ रहे हैं और मैं सिस्टम को एज ए फ्रेश ही डील करना चाहती हूँ, तो उस केस के अंदर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लेना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। साथ साथ इसका काम थोड़ा सा आसान भी है एज कंपैरेटिवली टू अदर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसमें देखें, एक्सपोनेंट की फॉर्म में चलता है काम, उसका इंटीग्रेशन निकालना आसान है, MTSF जब हम निकालेंगे। कुछ ये भी रीज़न है कि इजी भी काम पड़ता है। 2 रीज़न है, एक तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी और एक इजी काम पड़ता है, ठीक है। मेमोरी लेस प्रॉपर्टी की वजह से इसके काफ़ी सारी आगे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर आप रिसर्च एरिया में भी देखेंगे आगे इन फर्दर, अगर आप इस एरिया में PhD करते हैं तो उसमें भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हर कोई लेके अपनी PhD खत्म कर देता है, और डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता ही कम है। नहीं तो आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक आज तक आपने रीड ही नहीं किए होंगे। वेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुना है कभी किसी ने? यस मैम, बुक में देखा। नो मैम। बुक में देखा है। लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं आपके पास। इवन आपने सिर्फ 5 to 6 पढ़े होंगे, 150 डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं, 150। और सिर्फ यूज क्या करते हैं यहाँ, इवन मैं एमडीयू की ही बात कर रही हूँ। एमडीयू में तो खासकर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके रिसर्च खत्म हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हर एक के केस में नहीं कह रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैलकुलेशन भी आसान है, साथ साथ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, और साथ साथ इसके बारे में लिखा भी बहुत कुछ हुआ है। अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो बुक्स में हर जगह पे आपको इतना ही मिलेगा। आपके पास JMAD की बुक है, उसमें रिलायबिलिटी का टॉपिक पढ़ के देखना एक बार कि उसमें कितना दे रखा है रिलायबिलिटी के बारे में। अदरवाइज 3rd नंबर पे मेंशन है एक बुक ई बाला गुरुस्वामी की। उस बुक का ये जो सारा काम चल रहा है उसी बुक से आपका ऑलमोस्ट, वैसे तो मिक्सचर चल रहा है लेकिन ऑलमोस्ट काम हम कह सकते हैं कि वहां से लिया गया है। एक्सपोनेंशियल ही है वहां पे भी। तो कुछ ये रीजंस भी एक्सपोनेंशियल को डिस्कस करने के, ठीक है, 2-3 रीजन की वजह से हो रहा है काम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल की तरह ही अगर फेलियर आपका एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा, मैम फिर जो JMAD की बुक है उसमें जो टॉपिक्स है मैम उनके बाहर से भी पेपर आ सकता है फिर? आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता। JMAD की बुक जो है थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज की भी पढ़ती है, और उसमें बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में लिखा हुआ है। मतलब ऐसे नहीं लिख रखा कि एज अ सिंपलेस्ट लैंग्वेज में उसको एक्सपेंड करके लिखा हो। अगर जिसने भी JMAD की बुक पढ़ी होगी आप सबने? यस मैम, वही पढ़ी। हाँ, वही पढ़ी होगी। तो उसमें वैसे तो रिलायबिलिटी या मार्कऑफ चेन से रिलेटेड, स्टोकास्टिक प्रोसेस से रिलेटेड इवन वो बुक अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। स्टोकास्टिक और मार्कोव के लिए सफिशिएंट है ना मैम वो? देखो सफिशिएंट है, आपने किस वे से करा है उस पर डिपेंड करता है।
हाँ, पेपर इन्हीं 2 बुकों में से ही आने के चांसेस है, चाहे जेएमएटी की बुक है, चाहे ई बालागुरुस्वामी की बुक है। ई बालागुरुस्वामी की रिलायबिलिटी की बुक है और स्टोकास्टिक प्रोसेस पे आपकी जेएमएटी की बुक है। इन दोनों में से ही पेपर आने के चांसेस है, तो इन बुक्स को तो करना ही करना। रिलायबिलिटी का मैं आपको वहीं से करा रही हूँ और जेएमएटी की बुक में भी है थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी का, ज़्यादा नहीं है, तो सारा कवर हो जाएगा इसी में। ठीक है? मैम पीडीएफ नहीं है क्या, मतलब उसका बाला? नहीं, उस बुक की पीडीएफ नहीं है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है। वो लाइब्रेरी में ज़रूर है आपकी बुक, लाइब्रेरी से आप देख सकते हैं, उसमें है, लेकिन पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। लाइब्रेरी तो अभी ओपन नहीं हुई होगी मैम। कोई नहीं, तुम्हें लेने की नीड नहीं है, इतना ही जितना कराया है ये है। बाकी एक्सरसाइज की मैं आपको पिक शेयर कर दूंगी उस बुक की। ठीक है, एक्सरसाइज की पीडीएफ बना के आपको शेयर कर देंगे। ओके मैम। चलिए, तो फेलियर एक्सपोनेंशियल को अगर फॉलो कर रहा है तो अब क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, किससे क्वेश्चन करें? काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। अंजलि, तुम बताओगे इस केस में पीडीएफ क्या बनता है एक्सपोनेंशियल के केस में? लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस यस, कल भी किया था हमने, लैम्डा लैम्डा ई की माइनस लैम्डा आई टी, अगर हम आई एफ पे बात करें तो टी के अंदर वेरिएबल। और इस केस में हमने रिलायबिलिटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको कैसे निकाली थी। इसका हमने पहले डेरिवेटिव किया था, ठीक है ना, डी एफ आया था। फिर आर आई क्या होता था आपके पास, एफ निकलने के बाद 1 माइनस एफ, उससे हमने आर आई निकाला था, तो इक्वल टू आया था आपका ई की माइनस लैम्डा आई टी। सेम यहाँ तक आपको सेम करना है। पेपर में किसी भी केस में एक्सपोनेंशियल आता है, पहले आपको उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना है, देन रिलायबिलिटी निकालनी है उसकी, क्योंकि हमने रिलायबिलिटी से ही सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालनी सीखी है। तो अगर आपके पास ये रिलायबिलिटी है तो सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ आई वांट टू 1 माइनस वन माइनस ऐसे ही लिखेंगे, लैम्डा आई टी। ठीक है। अब बात यह है, क्या मैं यहाँ पे कांस्टेंट फेलियर रेट ले रही हूँ या आर्बिट्रेरी फेलियर रेट ही हमने रखा है? मतलब हर केस में फेलियर रेट अलग अलग रख रहे हैं या कांस्टेंट रख रहे हैं? अगर कांस्टेंट रख दें, देखो दोनों केसेस में करेंगे हम। इफ अगर हम लैम्डा आई को सभी को लैम्डा सेट कर दें, मतलब क्या कर दें, हम कांस्टेंट फेलियर रेट रख दें, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोडक्ट आई 1 टू एम 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस लैम्डा टी, हर केस में सेम हो जाएगा। इट मीन्स ये प्रोडक्ट जो है हर एक बार सेम है, तो पावर m बन जाएगी, ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में एम पी पी एफ निकालना आसान है। अगर इस केस में मीन टाइम टू सिस्टम फेलियर निकालूंगी, दैट विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर टी डी टी, ये हमने पढ़ा था मीन टाइम में। यहाँ पे जब मैं आर टी की वैल्यू यूज करूंगी, 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस लैम्डा टी की पावर m, ये बनेगा। इसको सॉल्व करना यहाँ पे इसलिए इजी है इंटीग्रेशन करना। हम इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे x, इस पूरे को से हमने x सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेट 1 माइनस ई की माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू x। अगर x पुट करेंगे तो यहाँ से dx बाई डी टी कितना आ जाएगा, dx बाई डी टी माइनस ई की माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा, यही आएगा। हमें dt को रिप्लेस करना है, तो dt की वैल्यू निकल चुकी है, माइनस लैम्डा इंटू डी एक्स बाय में माइनस से माइनस इवन कट ही कर दीजिए, e की माइनस लैम्डा टी। मैम लैम्डा ऊपर आएगा, इनटू में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। ये मल्टीप्लाई में तो लिखा लैम्डा इंटू डी एक्स। अच्छा इधर ठीक है डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, एक सेकंड मिस्टेक हो गई भैया, एक मिनट रुकिए। डी एक्स बाई डी टी करेंगे अगर हम, तो यस माइनस लैम्डा, ठीक है ना, माइनस लैम्डा अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब देखते हैं डी टी की वैल्यू निकल गई है, डी एक्स बाय लैम्डा ई की माइनस लैम्डा टी, लेकिन हमें तो टी को खत्म करना, हमने तो एक्स पुट किया, तो ई की माइनस लैम्डा टी की वैल्यू भी निकाल लो, कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स,
तो यहाँ पे लैम्डा इंटू 1 माइनस एक्स आ चुका है हमारे पास इसकी जगह पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारा जो आया, 0 से इन्फिनिटी, क्या लिमिट यही रहेंगी जब t 0 है, t को 0 पुट करूंगी, e की 0 1, 1 माइनस 1 अगेन 0, ठीक है। इन्फिनिटी पुट करूंगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे t की जगह पे तो लिमिट क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। यस 1। यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स की पावर m इंटू डी टी कितना है डी एक्स बाय लैम्डा 1 माइनस एक्स, ये आ चुका है आपके पास। अब शायद इंटीग्रेशन सॉल्व करना आसान है, 1 माइनस एक्स की पावर m बाय 1 माइनस एक्स, बाहर 1 माइनस 1 बाय लैम्डा और इधर डी एक्स। इसको हम ओपन कर सकते हैं 1 माइनस एक्स, और ये कैसे लिखा जाएगा, देखो 1 की पावर m माइनस एक्स की पावर m, इसका फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं हम, 1 माइनस एक्स आगे 1 प्लस एक्स के सब प्लस में होंगे m माइनस वन m माइनस 1, यस फॉर्मूला ओपन कर दिया, y में 1 माइनस एक्स था इंटू में dx, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 से 1 इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स। बस अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब बाय 3 और लास्ट का आ जाएगा एक्स m बाय m। 0 से 1 लिमिट लगानी है 1 बाय लैम्डा, तो आपका आंसर क्या आ चुका है यहाँ से 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 अप टू 1 बाय m। That is the final answer which can be written as 1 by lambda summation 1 by I1 to m। ये आंसर कब आया है, जब आपने कांस्टेंट फेलियर रेट लिया था तब, लैम्डा इज द कांस्टेंट फेलियर रेट, तब आपका आंसर ये आया है, ठीक है, जब तब आपका आंसर ये आया। अगर हम कांस्टेंट फेलियर रेट ना लेते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था सॉल्व करना। देखो कैसे कॉम्प्लिकेट था, जिसको आ जाए समझ वो कर देना पेपर में, अगर नहीं आता तो आप कांस्टेंट रेट लेके ही कर देना एज ए स्पेशल केस, एज ए स्पेशल केस आप कांस्टेंट रेट ही लेके कर देना। लेकिन मैं आपको दूसरा भी करा रही हूँ, कोशिश करना समझने की। प्रोडक्ट I1 to m 1 माइनस लैम्डा ई की माइनस लैम्डा टी डी टी, ये था आपके पास कांस्टेंट की बजाय अगर हम आर्बिट्रेरी रेट ले लें तो लैम्डा आइस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रोडक्ट को अभी मैंने पीछे खोलना सिखाया था आपको, 1 को तो बाहर ही रखे रहने दीजिए, माइनस ये बन गया 1 माइनस ई की माइनस लैम्डा 1 टी, 1 माइनस ई की माइनस लैम्डा 2 टी, 1 माइनस ई की माइनस लैम्डा एन टी। इस प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करेंगे तो एक तो 1 ही आएगी, सारी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई होगी, 1 से 1 कैंसिल, ये 1 वाला इस प्रोडक्ट ऑफ 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बाहर माइनस साइन है, जब मैं सिंगल सिंगल को प्रोडक्ट करूंगी माइनस ई आई लैम्डा टी, सिंगल सिंगल वाले एडिशन के साथ आएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो सिंगल सिंगल वाले सारे लिख लिए हमने, ई की माइनस लैम्डा 2 टी प्लस ई की माइनस लैम्डा एम टी, ये सिंगल सिंगल वाले हो गए। ऐसे ही दो दो वाले लिखोगे, जो दो दो वाले हैं, जैसे ये वाला इससे प्रोडक्ट होकर 2 के पेयर में आ जाएगा, ऐसे अगले दो की प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा, दो दो के पेयर उठा के जब आप प्रोडक्ट करोगे ई वालों का तो प्लस में आ रही है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक बाहर माइनस और बैठा है, तो यहाँ पे ऑल ओवर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई की लैम्डा 1 टी ई की लैम्डा 2 टी पहले से, फिर प्लस ई की माइनस माइनस का साइन है, माइनस तो लगाना ही है, माइनस लैम्डा 1 टी लैम्डा 3 टी, मतलब इस तरीके से जितने भी 2 वाले पेयर है सारे आ जाएंगे। मैं आपको सोन करके छोड़ रही हूँ, जितने भी 2 वाले पेयर है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर 3 वाले पेयर आएंगे, 3 वाले जब मैं इसकी और जो यहाँ पे जो थर्ड जो भी होगा नेक्स्ट वाला, माइनस 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 ऑल ओवर माइनस और एक बाहर माइनस बैठा है, प्लस हो जाएगा, 3 में ओड में 3 नेगेटिव और एक नेगेटिव बाहर, तो 4 नेगेटिव हो गए, प्लस बनेगा। 3 के पेयर में भी अगेन आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, प्लस अप टू सोन, और इसी तरीके से चलते चलते लास्ट वाला पेयर जब आप लिखेंगे, लास्ट वाला -1 की पार m-1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। n तो आएंगे प्रोडक्ट में, -1 की n पावर तो हो गई और एक पावर बाहर बैठी है, तो चाहे आप m+1 लिखिए चाहे आप m-1 लिखिए, बात तो एक ही, जो m-1 पे होगा वही m+1 पे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, e की माइनस लैम्डा 1 टी इंटू ई की माइनस लैम्डा 2 टी इंटू ई की माइनस लैम्डा एम टी, सबकी इकट्ठी आ जाएगी लास्ट वाली टर्म में, तो कुछ इस तरीके की बनेगी।
जिसको इसको एक्सपेंड करना आ गया उसके लिए मुश्किल नहीं है। अब देखिए, जब मैं इनका इंटीग्रेशन करूंगी, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/-λ1 आ जाएगा। मुझे बता सकते हो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? अगर आप e की माइनस लैम्डा टी का इंटीग्रेशन करते हैं ओवर 0 to इन्फिनिटी, क्या आंसर आएगा? E की माइनस लैम्डा टी बाय माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा, और लिमिट लगाओगे 0 से इन्फिनिटी तो 1/λ आ जाएगा। सिंपल 1/λ, सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1/λ बच जाएगा। क्योंकि e की माइनस इन्फिनिटी पुट की, वो तो 0 पुट करोगे तो वहां 1 आएगा, बाय में लैम्डा था तो 1/λ। तो जितने भी ये मैंने लिखे हैं इन सब का इंटीग्रेशन करना इजी है। जैसे इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, मैं अब सीधा कर रही हूँ, -1/λ1 प्लस इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी -1/λ2। इसी तरीके से लास्ट वाले की आएगी -1/λ। तो 1 वाले इंटीग्रेशन तो हमने सॉल्व कर लिए। अब मैम 2 वाला प्लस नहीं आएगा, +1/λ1। प्लस 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 सॉरी, प्लस आएगा ना हमारा यहाँ पे, यस प्लस आएगा, सेम, ठीक है। अब जब आप 2 वालों को सॉल्व करोगे तो उसमें e की कितनी पावर बन रही है? जैसे मैं इसको देख लूँ अगर, तो ये बन रहा है e की -λ1 + λ2 × t, ये लिख सकते हैं हम इसको। e बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो इस केस में क्या आंसर आएगा? 1/λ1 + λ2। 1/λ1 + λ2। ऐसे अगले का 1/λ1 + λ3, बाहर माइनस साइन है तो 2 वाले भी सारे ऐसे हो जाएंगे। ऐसे 3 वाले में करोगे तो 3 का सम आ जाएगा, 1/λ1 + λ2 + λ3, बाहर है प्लस का साइन। ऐसे nth वाले में जाओगे तो -1 के m-1 तो है ही है बाहर, ये सारा कितना हो जाएगा? 1/λ1 + λ2 + λm हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट सॉल्व करने पे आपका क्या बन गया वो हम लिखते हैं ऑल ओवर समीशन 1/λi, 1 वालों में i के ऊपर, देन -2 वाले हैं ये, हम इसके लिख सकते हैं समीशन, लिख सकते हैं 1/λi + λj, और सारे हमें i j लेने हैं तो i लेस देन j करके लिख दिया हमने ताकि सारे पेयर आ जाए। i लेस देन j वेयर i लाइज फ्रॉम 1 to n और j भी लाइज फ्रॉम 1 to m। i j सब हर जगह पे 1 से m तक ही लाई कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर देखो i लेस देन j, पहले i को 1 के साथ j वाले सारे आ गए, 2b 3b m भी, फिर i 2 लिया तो 3 4 m, इस तरीके से सारे पेयर कवर हो जाएंगे 2 वाले। इसी तरीके से 3 वाले पेयर कवर करेंगे तो λi + λj + λk ले लो तीसरा, वेयर i लेस देन j इज लेस देन k, इससे सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे फाइनल वाला जब लिखोगे -1 के m-1, ये तो सिंगल एक ही है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, वेयर i भी 1 से m तक लाई कर रहा है और j भी 1 से m तक लाई कर रहा है और k भी 1 से m तक लाई कर रहा है, सारे के सारे। तो ये देखो, ये फाइनल आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड आया है जब हम लैम्डा आइज को अलग अलग लेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आया अगर आपने देखा है तो, ठीक है। इट मींस ये किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ सिर्फ 2 के लिए, स्पेशल केस कर रहे हैं यहाँ पे m की बजाय, अगर m = 2 हो जाए तो क्या लिखोगे 2 के लिए? 1 वाले पेयर में 2 तक ही जाओगे, फिर m 2 पे रुक जाएगा। इस वाले में 1/λ1 + λ2, बस इतना ही बनेगा या और कोई टर्म भी आएगी 2 में? यही आएगा मैम, बस यही हो गया ना। तो इस केस में MTTF ही आ गया। अगर आप इसमें दोनों को सेम भी कर दो तो ये 2λ बन जाएगा, λ1 = λ2 = λ कर दिया हमने, कांस्टेंट फेलियर रेट कर दिया 2 के केस में। तो ये कितना आ गया? 2/λ -1/2λ। सॉल्व करोगे 2 में से हाफ माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 3/2λ। ध्यान दो, ये जो हमने निकाला ये हमने आर्बिट्रेरी वाले में इक्वल रखा है, जो आपका ऑलरेडी इक्वल वाला आया था एक बार उसमें 2 वाला केस करना, क्या आंसर आएगा? इससे हमारा वेरीफाई हो जाएगा थोड़ा सा। कैसे ये किया था, इसमें 2 वाला केस अगर हम करेंगे, 2 वाला कहाँ तक रुक जाएंगे? 1/λ 1 + 1/2 यही आएगा सेम आया, देखो 3/2λ सेम आया है, तो वेरीफाई हो चुका है। अब जो करना चाहे कर सकता है आर्बिट्रेरी वाला, अगर समझ आया है तो। समझ आ गया बताइए या रिपीट करूं?
आ गया गया। मैम समझ। चलिए वेरी गुड, अगर समझ आ गया तो ये था MTTF किस तरीके से निकलेगा उसके बारे में हमने पढ़ा। ये सारा काम आपका पैरेलल के बारे में था। अगर पैरेलल सिस्टम आता है तो ध्यान रखना उसकी रिलायबिलिटी कैसे निकलेगी। पहले 1 में से माइनस करना, उनकी प्रोडक्ट करनी है, फिर अगेन 1 में से माइनस करना है। इतना और बता दो, जो भी लोग PhD का एंट्रेंस देने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो चुका है, या तो रिलायबिलिटी पैरेलल की पूछी जाती है या पेपर में सीरीज वाले की पूछी जाती है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके पास PhD एंट्रेंस के अंदर, 101% आएगा, हर पेपर में आता है। PhD के जो भी आपका MDU का देगा उसके लिए बताया। तो इसको कभी भूलना मत, डायरेक्ट रिलायबिलिटी निकालना, सिर्फ वो पूछेगा, सब दे रखा होगा उसने, इस कंपोनेंट की इतनी है, इसकी इतनी है। जस्ट आपको या तो प्रोडक्ट करनी होगी, अगर सीरीज का आ गया, पैरेलल का आ गया तो 1 में से माइनस करके प्रोडक्ट करके अगेन 1 में से माइनस करना होगा। ठीक है, चलिए तो एक और करते हैं अपना अगला सिस्टम हम। इसी का एक बार सिलेबस खोलो। एक मिनट मैम। यस मैम। टॉपिक रीड करोगे एक बार 4th सेक्शन के। Reliability system with components in series, system with parallel components, K out of n systems. बस कहाँ पे आ चुके हैं अब हम, K आउट ऑफ M N सिस्टम्स। मतलब आपने सीरीज वाला पढ़ लिया केस, पैरेलल वाला पढ़ लिया केस। अब ये अजीब सा नाम आया कुछ, मतलब नाम से देख के कोई कुछ बता सकता है, K आउट ऑफ M सिस्टम्स। एन सिस्टम दे रखा हुआ है, उसमें से के रीड करना है। M सिस्टम दे रखे हो, उनमें से K हमारे को नीड हो, नेसेसरी हो लेने। कई मैम बार ऐसा कुछ हम गेम थ्योरी में नहीं पढ़ते, हाँ, मतलब मैच वगैरह का करते हैं। ये कह सकते हैं हम कि जैसे कि अगर चलो एक आपको हम, क्योंकि हम जो अभी ये साइड पढ़ रहे हैं ये इंजीनियरिंग साइड से काफी रिलेटेबल काम है, जितना भी आप कर रहे हैं रिलायबिलिटी का। तो इसमें एक एग्जांपल आता है आपके पास, पावर जनरेटिंग सिस्टम। अगर आपने कभी देखा हो जहाँ पे पावर जनरेट होती है, काफी वो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, उसमें एक नहीं 3-4 सिस्टम लगे होते हैं जहाँ से पावर सप्लाई होती है। मेन सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो उस सिस्टम में लगे तो 4 यूनिट होती हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 ही यूनिट की होती है। मतलब मैं एग्जांपल देना चाह रही हूँ कुछ आपको ऐसा कि 4 यूनिट्स हमने लगा रखी हैं, पर यूनिट आपको 210 मेगावाट सप्लाई दे सकती है। 210 मेगावाट पर यूनिट सप्लाई दे रही है। मतलब ये कितनी डिमांड आपकी फुलफिल कर सकती है, अप टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे 840 मेगावाट की डिमांड ये सप्लाई कर सकती है। लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये सप्लाई कर रही है पावर, उस पर्टिकुलर एरिया में जो डिमांड है वो 420 मेगावाट से ज़्यादा की नहीं। उस पर्टिकुलर एरिया में 420 मेगावाट से ज़्यादा की नीड नहीं है। मतलब ये जो सिस्टम है अब ये वर्क करेगा कुछ इस तरीके से, 2 आउट ऑफ 4 सिस्टम। मतलब 4 में से 2 की ही रिक्वायरमेंट है मेनली। लेकिन इस तरीके के सिस्टम बनाने के फायदा क्या है? इसका ये फायदा है कि बाकी जो 420 मेगावाट यूनिट है वो हमने रिजर्व करके रख लिया है। मतलब हम अपने डिमांड को किसी भी टाइम पे सेफली इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 420 मेगावाट विदाउट इंस्टॉलिंग एनी एडिशनल यूनिट। हमें कुछ और इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, हमने रिजर्व करके रख लिया ऑलरेडी अपने लिए एक्स्ट्रा। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप जर्नल लाइफ में भी अपने एग्जाम्पल देखें, कुछ चीजें आप ऑलरेडी रिजर्व करके रख लेते हैं, चाहे आपको वहां पे रहना हो या ना रहना हो, फॉर फ्यूचर सेफ्टी को देखते हुए कि हाँ आपका फ्यूचर सेव हो जाएगा, इसलिए हम एक और लेके रख लेते हैं, रिजर्व करके रख लेते हैं। ऐसा ही इसमें कुछ काम हो रहा है कि आउट ऑफ M सिस्टम में M में से रिक्वायर्ड तो K ही है, लेकिन जो बाकी बचे हुए M-K हैं वो आगे फ्यूचर में काम आ सके। अगर हमें कभी भी रिजर्व करके रखें, अगर हमें और रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें और डिमांड को बढ़ाना होता है तो हम उसको यूज में ला सकते हैं। हाँ, इससे ये तो हो सकता है कि आपकी रिलायबिलिटी अफेक्ट होगी। आप जैसे अभी धीरे धीरे देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगी कि जैसे जैसे हम K की वैल्यू बढ़ा रहे हैं M में से, तो वैसे वैसे रिलायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो रिलायबिलिटी भी डेफिनेटली अफेक्ट कर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको एक अश्योरेंस दे रही है कि हम सेफली काम कर सकते हैं।
बस इतना इसका फायदा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सेट कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये सारे के सारे एम सिस्टम आपके पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। डिमांड को मीट करने के लिए आपको मोर देन वन पैरेलल कंपोनेंट चाहिए होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अभी पावर जनरेटिंग का देखो कि हमें कम से कम 2 चाहिए थे इसके अंदर 4 में से अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। बाकी जो 2 थे वो सिर्फ इंक्रीज करने के लिए थे कि सप्लाई जो हम कर रहे हैं डिमांड को हम किसी भी टाइम पे इंक्रीज कर पाए, बस वो था। इसी तरीके का एक और एग्जांपल भी होता है आपके पास 4 इंजन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में भी मैंने पीछे बताया था कि 4 इंजन होते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड कितने हैं? सिर्फ सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए तो एक भी रिक्वायर्ड था। अगर एक भी था चल रहा सही तो वो भी रिक्वायर्ड था। वो तो अलग बात है कि दूसरा जब पहला जब फेल हो जाएगा तो हम दूसरे को काम में ला सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ किस तरीके से क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लें। अगर 2 का सिस्टम ले रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे सिलेक्शन की बात आ रही है। इंडिपेंडेंटली आप कर रहे हैं, आइडेंटिकली सिस्टम्स है, आइडेंटिकल सिस्टम है, सारे के सारे चारों सिस्टम सेम ही ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे इंडिपेंडेंट भी हैं। तो जब इस तरीके का सिस्टम होता है और आपको चूज करना पड़ता है तो आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं? एनीवन, कोई भी गैस कर सकता हो कि हम यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें जब हमें 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करने हैं या 4 में से सभी आइडेंटिकल हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं? मैम बाइनोमियल। यस, बाइनोमियल। तो किसका दिमाग चला है, किसने बताया? मैम सविता। सविता, यस, वेरी गुड। तो इसके अंदर हमें बाइनोमियल का यूज करना पड़ेगा रिलायबिलिटी को निकालने के लिए। मान लिया मैंने कि मेरे हर कंपोनेंट की जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, सक्सेस मतलब रिलायबल होने का, मैंने मान ली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज पी ऑफ ईच कंपोनेंट, क्योंकि सारे कंपोनेंट एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। यहाँ पे जब सारे कंपोनेंट आइडेंटिकल होंगे तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी लेने की तो बात ही नहीं है, सभी की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी ऑलरेडी। पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ले ली। आपने क्या कहा है कि एग्जैक्टली अगर हम x आउट ऑफ m की अगर हम बात करें, ये सब बाइनोमियल सविता आपने बोला था, मुझे अब ये रिलेशन भी बताइए। उसमें पीडीएफ क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं कहूँ x सिलेक्ट करने आपको m में से एग्जैक्टली x, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती थी बाइनोमियल में? किसी को भी याद हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? MC(x) करके और p की पावर x 1 माइनस p की पावर m माइनस x। ठीक है, एग्जैक्टली x सिलेक्ट कर रहे हैं तो p की पावर x, और ये हो गया फेलियर वाला हमारा 1 माइनस p m माइनस x। कुछ इस तरीके से हमने बाइनोमियल को डिफाइन किया था, जहाँ पे 2 पैरामीटर होते थे m और x। m इज द टोटल जितने नंबर है, x जितने आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो m c x, p की x 1 माइनस p की m माइनस x। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आपको ये बोला गया है कि m आउट ऑफ k, एटलीस्ट m आउट ऑफ k आउट ऑफ m, ये बोला गया कि कम से कम k आपकी डिमांड को सप्लाई जो है चाहिए ही चाहिए हमें, k सिस्टम वर्क करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कि हमारा सिस्टम वर्क कर जाएगा, हमारी डिमांड फुलफिल हो जाएगी अगर हम चाहे k ले लें, चाहे k+1 ले लें, चाहे k+2 ले लें, चाहे हम पूरे के पूरे m ही क्यों ना ले लें। ये सारे के सारे हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशन को लीड करेंगे। मतलब अगर k इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, इफ k इज मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए, तो k ले लो, चाहे आप k+1 कंपोनेंट ले लो अपने सिस्टम में, चाहे आप पूरे के पूरे m ही क्यों ना ले लो, आपका सिस्टम सक्सेसफुली ऑपरेट करेगा, आपकी डिमांड फुलफिल हो पाएगी। अगर आपने k से कम लिए तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। k इज द नेसेसरी वन, जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में अगर हम सिस्टम की रिलायबिलिटी निकाले तो क्या बन गई है k आउट ऑफ m में? देखो एग्जैक्टली k सिलेक्ट करेंगे, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी पता है, m c k p की पावर k 1 माइनस p की पावर m माइनस k, यही बनेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम या फिर हम k+1 सिलेक्ट कर लें, और वाली कंडीशन है ना, एक भी सिलेक्ट कर लें अगर हम, तो हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है तो प्लस में आएगा, और वाली बात है प्लस m c k+1 p की पावर k+1
1 माइनस पी की पावर m माइनस के प्लस 1। इसी तरीके से लास्ट वाला भी ले सकते हैं हम, m के m भी सिस्टम ले सकते हैं, रिक्वायर्ड के है चाहे, लेकिन m के m भी ले सकते हैं, 1 माइनस पी की m माइनस n। तो इसको अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या बन गई है, समीशन आई वेरी करा लेते हैं k से m तक, आई वेरी कराया हमने, m सी आई p की पावर आई 1 माइनस पी की पावर m माइनस आई। दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें k आउट ऑफ m सिस्टम चाहिए थे रिक्वायर्ड, m k इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस केस में आपका काम बायनोमियल के थ्रू चलता है। यहाँ पे जो रिलायबिलिटी है आपकी, दैट इज p, p इज द सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस मतलब सिस्टम रिलायबल है, ठीक है, और सभी कंपोनेंट की रिलायबिलिटी अब की बार सेम है, आपकी कंपोनेंट्स आर आइडेंटिकल। तो अगर इसी में मैं स्पेशल केस अपना ले लूँ, इसी के अंदर ही स्पेशल केस हमने एक्सपोनेंशियल वाला ले लिया, अगर फेलियर रेट एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है तो p की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, e की माइनस लैम्डा टी। जैसे हमने पीछे रिलायबिलिटी हम निकालते थे, वैसे तो लैम्डा e की माइनस लैम्डा टी होता है ft, लेकिन रिलायबिलिटी निकालते हो आप तो e की माइनस लैम्डा आई टी बनता था। अब इसमें लैम्डा ही सारे के सारे सेम हैं, तो हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा, ये लेके तो रिप्लेस कीजिए इसको ऊपर ही p की जगह पे। कितना बन जाएगा, आर टी इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू के टू एम, यहाँ क्या आ जाएगा एम सी आई, पी की जगह पे ई की माइनस टी इंटू आई 1 माइनस पी की पावर, पी की जगह पे ई की माइनस लैम्डा टी, यहाँ पे भी रखो पी की जगह पे ई की माइनस लैम्डा टी एम माइनस आई, ये हमने रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा किसको फॉलो कर रहा है, अब जब हमने एक्सपोनेंशियल लिया तो उस केस में रिलायबिलिटी ये निकल के आएगी के आउट ऑफ एम सिस्टम में। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, जर्नल एग्जांपल्स करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि करना क्या है इसके अंदर। चलिए एक एग्जांपल मैंने पहला लिया इसके अंदर, टू आउट ऑफ थ्री सिस्टम, दो कंपोनेंट नेसेसरी है फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन विद ईच कंपोनेंट रिलायबिलिटी, विद ईच कंपोनेंट की रिलायबिलिटी भी आपको इसने दे दी है कितनी, 0.9, मतलब p की वैल्यू दे दी है इसने 0.9। तो इस केस में सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या आएगी बता सकते हो, कैसे निकालूं, के को एक बार 1 ले लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे और फिर ऐड करके कर दें। यस, के को एक बार आप क्या ले लेंगे 2 और एक बार आप ले लेंगे 3। ये बताया था आपको मिनिमम के की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 2 और k प्लस 1 k प्लस 2 आगे चलना होता है अप टू m तक। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, हमने अभी पीछे फॉर्मूला लिखा आर टी का, दैट इज इक्वल टू समीशन आई के टू एम एम सी आई पी की पावर आई 1 माइनस पी की पावर m माइनस आई, ये फॉर्मूला लिखा था। तो यहाँ पे अब k की वैल्यू 2 है आपकी 2, तो आपको कहाँ तक जाना है, एक बार 2 वाला केस लेना अप टू 3 तक, तो एक बार 2 वाला रखो फिर एक बार प्लस 3 वाला, तो यहाँ बन जाएगा 3c2, आई की जगह पे 2, p की पावर 2 1 माइनस पी की पावर 3 माइनस 2 प्लस एक बार 3 वाला लो समीशन 3c3 p की पावर 3 1 माइनस पी की पावर 3 माइनस 3 विच इज 0। तो ये सिस्टम की रिलायबिलिटी आएगी 2 आउट ऑफ 3 में। हम स्क्रीन ब्लैक ब्लैक शो हो रही, ब्लैक होने लग गई, सभी को ब्लैक शो हो रही थी क्या, नो मैम ठीक है। नो मैम, ठीक है भाई सबको ठीक है, तुम्हें शायद नेटवर्क इशू ना हो, एक बार चेक करो। होगी मैम ठीक। ठीक हो गई, चलिए तो इसकी वैल्यू 3 पी स्क्र 1 माइनस पी प्लस पी क्यू, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू है आपके पास ऊपर, पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.972। ये हमने कब किया, जब हमने 2 आउट ऑफ 3 लिया था, 2 आउट ऑफ 3। अब अगर मैं 1 आउट ऑफ 3 ले लूँ तो अब मुझे आंसर निकाल के बताइए एक बार, अभी आप सबके लिए क्वेश्चन है,
सेम क्वेश्चन में ही मैंने 1 आउट ऑफ 3 कर दिया, मतलब मिनिमम 1 रिक्वायर्ड है विद ईच सिस्टम रिलायबिलिटी 0.9। मुझे बताइए आर की वैल्यू आपकी क्या निकली है? वन आउट ऑफ 3 से आप क्या मतलब समझते हैं? अगर मैं के की वैल्यू 1 लिख रही हूँ, मतलब आइदर 1 वर्क कर जाए तो भी फुलफिल हो जाएगा, 2 को अगर हम ले लें तब भी फुलफिल हो जाएगा, 3 को ले लें तब भी फुलफिल हो जाएगा। मतलब 3 कंपोनेंट में से अगर एटलीस्ट 1 भी, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 1, ऐसा किस केस के अंदर, 0 वाले निकाल के माइनस कर लेंगे। ऐसा किस केस के अंदर हुआ था? अभी तक आपने कोई ऐसा सिस्टम पढ़ा है पीछे? पैरेलल में मैम। पैरेलल में, यस। जब हम k आउट ऑफ m सिस्टम में k की वैल्यू 1 ले लेंगे तो वो सिस्टम और कुछ नहीं है, वो सिस्टम पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन वाला ही बन जाएगा। तो आप इसको पहले तो इस मेथड से रिलायबिलिटी निकालेंगे हम इसके अंदर, 3C1 वाला, 3C2, 3C3, 0.999 आएगा मैम। 999। एक बार इसी को सिर्फ पैरेलल वाले से अगर हम निकाले, पैरेलल में हम क्या बोलते थे? तीनों के तीनों सिस्टम अब आपके पैरेलल वाले हो गए, तो 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.9, प्रोडक्ट करेंगे जो आएगा उसको 1 में से माइनस 0.1, सेम ही आएगा मैम। सेम आ जाएगा 0। सेम आ रहा है मैम। बिल्कुल सेम आना ही था, क्योंकि इसकी सेंस वही आ रही है। जब हम 1 आउट ऑफ 3 ले रहे हैं, इसकी सेंस वही आ रही है कि 3 सिस्टम आपके पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। और आपने ये भी देखा, जैसे हमने k की वैल्यू कम की है, पहले k की वैल्यू 2 थी तो 0.972 आया था, k की वैल्यू 1 हुई है तो 0.999 आ गया। तो इंक्रीज इन k डिक्रीज द रिलायबिलिटी। इसमें भी ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे हम k की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, रिलायबिलिटी जो आपकी वो डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा सोच के बताइए, अगर हम k को 3 ही ले लें, 3 आउट ऑफ 3, इसका मतलब क्या है? सीरीज सिस्टम हम सीरीज वाला। देखो क्या हो गया अब, इसका मतलब कि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 3 की, 3 थे, तीनों की रिक्वायर्ड है, मतलब तीनों ही सिस्टम सक्सेसफुली चल रहे होंगे तभी हमारा काम सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हालांकि सारे सिस्टम काम एक ही कर रहे हैं, अब सीरीज में सबका काम अपना अपना था, या मैं कह रहे सारे सिस्टम आइडेंटिकल हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, सब एक जैसा काम कर रहे हैं, कनेक्शन पैरेलल में ही है, खड़े ही हैं तीनों सिस्टम। लेकिन इन रिलायबिलिटी सेंस में अगर हम बात करें तो सीरीज वाला बन गया। रिलायबिलिटी सेंस में सीरीज हमने कब बोला था? जब सारे के सारे सिस्टम सक्सेसफुली ऑपरेट हो। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ, 3 के 3 सिस्टम हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई कि सारे के सारे ही तीनों क्या हो, ऑपरेट हो। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम इसके अंदर, कि जब हमने k को 3 लिया है, अब निकाल के भी देख लेना 3 आउट ऑफ 3 में, 3C3 p की पावर 3, यही निकालना है। इन शॉर्ट p की 3 तो आ गया वही, रिलायबिलिटी तीनों की प्रोडक्ट सेम ही आ गया। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि फिजिकली तो सिस्टम पैरेलल में है, लेकिन रिलायबिलिटी सेंस में देखें तो ये सीरीज में है। फिजिकली तो पैरेलल रखे हुए हैं, लेकिन तीनों को काम करना है तभी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो तीनों को काम करना रिलायबिलिटी सेंस में तो यही था कि वो सीरीज में ही है। ठीक है, इन प्रैक्टिकली लाइफ रखे तो पैरेलल में, लेकिन काम सीरीज वाला कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। मतलब उनका जो बॉडी है दैट इज पैरेलल कनेक्शन, लेकिन जो उनका काम है दैट इज लाइक सीरीज। ठीक है, चलिए, तो सिस्टम की रिलायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन के, इससे भी आप देख सकते हैं इसकी रिलायबिलिटी और ज्यादा आएगी। तो k इज इक्वल टू 1 के लिए हमने नोटिस किया पैरेलल सिस्टम बन रहा है, और k इज इक्वल टू m, जब हम पूरा का पूरा m ले लेंगे k की वैल्यू, तो वो क्या बन जाएगा? सीरीज सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर k आउट ऑफ m सिस्टम लेने पे हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज k, तो जिसके अंदर m माइनस k यूनिट है, इसको हम बोलेंगे रिडंडेंट यूनिट, मतलब ये फालतू की यूनिट है, कभी कभी काम आएंगी। और जो k वाली है दैट आर द बेसिक यूनिट। ऐसा आपने पहले ऑपरेशन रिसर्च में भी पढ़ रखा है, जो एक्स्ट्रा होती है उनको हम रिडंडेंट बोल देते हैं, और जो मेन होती हैं जो काम में आनी ही आनी है दैट